हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं स्वागत है। सुमन वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। विवेक यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। स्टूडेंट, आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जैसा कि आपको पता है 24 जुलाई को आपका एयरफोर्स का एग्जाम प्रस्तावित किया गया है। 24 जुलाई को आपका एग्जाम है। आई होप आप लोगों ने आपके सिटी इंटीमेशन जो है देख लिए होंगे। कहाँ कहाँ आपका सिटी का एग्जाम सिटी आया है, सेंटर कहाँ कहाँ है, वो आपने देख लिया होगा। बहुत ही जल्दी आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड जारी होने वाले हैं। 24 से 31 तक का आपका स्लॉट बुक हुआ है कि मतलब अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डेज में है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपको इसका सजेशन देना चाहूंगा कि जहां पर भी आपका सेंटर आया है तो वहां पर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आपको किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाना है, लाइक आपको बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, जिससे भी जाना है, तो एक बार आप उसका रिजर्वेशन करवा लीजिए, ताकि क्योंकि एग्जाम के दिन आप वहां पर एक थोड़ा समय पहले पहुंच जाए और वहां आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर को आपको हैंडल करना है, जर्नी के प्रेशर को हैंडल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर जर्नी आपकी रहेगी तो एग्जाम आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि आप एक बार पहले जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि सिटी इंटीमेशन डालने का प्रोविजन यही है कि आप एक बार आपकी जर्नी को आप प्लीजेंट जर्नी बनाएं। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोलता है कि क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जुम्बल्ड क्वेश्चन है। जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे वहां से मिक्स क्वेश्चन है, जुम्बल्ड क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ इज। समान पाइप के एक खुले और एक बंद पाइप की मौलिक आवृत्तियों का अनुपात क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा साउंड वेव जो हमारा टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट आपको कि मींस अगर हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में, तो ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, मींस ओपन ऑर्गन पाइप की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज एन ओपन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कितनी आने वाली है? ये आने वाली है, अगर उसका लेंथ L है तो ये हमारा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर V है तो V/2L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में बात करता हूं, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं F ओपन से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसको मैं F क्लोज से रिप्रेजेंट करता हूं। जब भी हम बात करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में, पूरा आपको मैं डिटेल में भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एक बार जो क्वेश्चन बोला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, मूलभूत जो आवृत्ति रहती है, वो कितनी होती है? V/4L। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारी लंबाई है दोनों की समान है, तो इसलिए हमने यहां पर L और L का एक्सप्रेशन लिया है। अगर अलग अलग होता तो हम यहां पर L1 और L2 लेते। विशाल चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है विशाल आपका। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स का जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है उसके बारे में। सारे के सारे क्वेश्चन जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। यहां से हम बात करते हैं V/2L। V क्या हमारा? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। क्या पूछा गया है? समान लंबाई के खुले तथा बंद ऑर्गन पाइप की मौलिक आवृत्तियों का अनुपात क्या रहने वाला है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा था कि F0/FC, मतलब ओपन और क्लोज का रेशियो पूछा है तो V/2L/V/4L। दैट इज, अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है? V से V कैंसिल आउट हो रहा है, L से L कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे 1/2/1/4, दैट इज 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ है, तो 1/1 2/1, बिल्कुल बेसिक से मैंने बता दिया है। तो 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस में भी कि जब भी हमारा एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चनों की भरमार क्वेश्चन आती है, क्योंकि साउंड वेव आपका बाय नेम टॉपिक दिया हुआ है, तो इसीलिए साउंड वेव के बारे में अच्छे से आपको पढ़ के जाना। बेसिक चीजें मैंने आपको सारी की सारी चीजें यहां से बताई है। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट
त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? धर्मेंद्र सोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? क्या आपने ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का दिया है? बिल्कुल धर्मेंद्र सोनी ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बी दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया है? सारे के सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट बार बार पूछा जाता है अलग अलग ग्राफों को लेकर। तो मैं सारी की सारी चीजें एक्सपेक्टेड लेवल की चीजें वो मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर क्या बोला गया है? एक एंड पर क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है, और यहां पर क्या हमारा? टाइम एक्सिस है। मतलब यहां पर हमारा त्वरण है, यहां पर हमारा त्वरण है, और यहां पर हमारा ये समय है। तो यहां पर अगर इनके बीच में ग्राफ बनेगा, अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, कोई सा भी ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरली अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी को। यहां पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो वेलोसिटी भी आता है और एक चेंज इन वेलोसिटी भी आता है। तो अगर मैं इसके एरिया के बारे में बात करता हूं, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं, तो इसका क्षेत्रफल ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वेलोसिटी को। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन बनने वाला है। स्टूडेंट अगर आपसे बोला जाए कि जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां पर समय त्वरण समय ग्राफ के बारे में पूछा गया है, अगर वेग समय ग्राफ के बारे में पूछा जाए तो वेग समय, स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए रख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये समय ग्राफ का क्षेत्रफल के लिए बोला गया है। देखिए स्टूडेंट, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे आपसे यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करता हूं, ढाल के बारे में बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो तो रिप्रेजेंट करेगा हमारा ये हमारा, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप इसका जो ढाल होगा, वो ढाल तो किसको प्रदर्शित करेगा? इसका ढाल प्रदर्शित करेगा त्वरण को। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन आपसे अच्छे से पूछा जाएगा, वहां पर स्टेटमेंट की फॉर्मेट में ही पूछा जा सकता है। अगर मैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर मैं एरिया के बारे में बात करता हूं, तो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया, इसका क्षेत्रफल किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को, मतलब विस्थापन को यह प्रदर्शित करता है। थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। मैं वापस यहां पर लेकर आता हूं, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी को। और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और स्लोप हमारा एक्सेलरेशन को, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मींस इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका एरिया किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्लोप के बारे में यहां से पूछा जाता है। बिल्कुल, जिनका आंसर आ रहा है, राधेश्याम का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं मैक्सिमम यहां पर नहीं होता है, मिनिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है।
मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल हमारा जो पानी का घनत्व रहता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। मिनिमम एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनने वाला है हमारा, यहां से क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ स्टूडेंट यहां से मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको मैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता देता हूं कि यहां से क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा भी ये सीधा है, स्टैटिक क्वेश्चन है कि मींस मैक्सिमम कहां पर रहता है हमारा? मैक्सिमम हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, स्टैटिक है, ये आपको याद रखना है। किस तरीके से होता है, क्या होता है? सोनू गुजर हमारे साथ में है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी क्या होता है हमारा? इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम का ये रेशियो रहता है। अगर हम बात करते हैं तो मास कैसी क्वांटिटी है हमारी? फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और वॉल्यूम कैसी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम डेंसिटी की यूनिट के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसकी डेंसिटी की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या बनती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कमेंट करके स्टूडेंट आपको बताना है कि इसकी क्या डायमेंशन बनने वाली है, जो हमारी डेंसिटी रहती है इसकी क्या डायमेंशन बनने वाली है। बिल्कुल आपको कमेंट करना है डायमेंशन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, बिल्कुल इसका डायमेंशन क्या बनने वाला है? अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो किलोग्राम को हमें मास से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज m1, और मीटर क्यूब दैट इज दूरी को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो L3। तो रो बराबर कितना हो जाएगा यहां से? m1 L3 T0। ये इसकी डायमेंशन निकल के आती है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है डायमेंशन और यूनिट के बारे में। तो यहां से मैंने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया है कि इसकी डेंसिटी की यूनिट और डायमेंशन क्या बनने वाली है। डायमेंशन क्या होती है? अगर मैं किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूलभूत भौतिक राशियों के रूप में लिखता हूं, तो वह मूलभूत भौतिक राशि किस घात से बढ़ती है, किस घात से बढ़ रही है, इन घातों को ही हम क्या कहते हैं? वहां का फंडामेंटल फिजिकल, इसका डायमेंशन कहते हैं। बिल्कुल सोनू गुजर का आंसर आया है m1L3, बिल्कुल m1L3 इसका ये बनने वाला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेविटेशन से है। आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है? इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताना है। स्टूडेंट जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? लास्ट में जाके आपका स्कोर चेक करना है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस के लिए ये टेस्ट रखे गए हैं कि कितना आपका फाइनल स्कोर बन रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्या बोला गया है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया है? हाँ बिल्कुल I-3 आएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से L का -3 आने वाला है। बिल्कुल सोनू गुज्जर ने आंसर सही दिया है सर, M1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए यहां पर क्या बोला गया है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का बल क्या रहेगा? कुछ ऑप्शंस है, बिल्कुल विशाल ने सही दिया आंसर m1L-3, बिल्कुल m1L-3 ही होगा। वो थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया यहां से, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो पावर इसका L-3 ही होने वाला है। बिल्कुल सही है आपका। देखिए बात करते हैं ग्रेविटी के बारे में। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रोन करता हूं तो उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जब भी वस्तु ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा वहां पर जाके वो क्या करेगा? एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा और उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है? वहां पर डिक्रीज हो जाता है। तो जब भी हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहां से ऊपर की तरफ थ्रोन किया है तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी के कारण F बराबर mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या बोलेगा? इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिल्कुल गति की विपरीत दिशा में अगर हमने इसको ऊपर की तरफ थ्रोन किया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज F बराबर mg हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहां से
बनेगा। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां से मैं आपको एक्सेलरेशन के लिए बता देता हूं कि जब भी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। मतलब जैसे ही मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका है तो उसका कुछ वेलोसिटी रहेगा, ऊपर जाके वो क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके कुछ समय के लिए रुकेगा, मतलब वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। और जब भी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट होता है तो एक्सेलरेशन को मुझे क्या लेना है, अपवर्ड मोशन के लिए जी को मुझे क्या लेना है, नेगेटिव लेना होता है। और जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूं, नीचे की तरफ अगर हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होगा। मतलब जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो जी का मान हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, तो इन चीजों पे आपको ध्यान लगाना है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन है, वापस से हमारा ये वर्क एनर्जी पावर जो हमारा टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आया है। A 4 kilogram mass and a 1 kilogram mass are moving with equal kinetic energies. The ratio of their momentum will be। आपको स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूं। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ना सीख लिया है क्वेश्चन की, फिजिक्स में सारा का सारा गेम लैंग्वेज का ही होता है। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी सीख ली है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टूडेंट ये मान के चलिए कि बहुत ही फॉर्मूला बेस और जो बेसिक क्वेश्चन है ना वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे पहली मेन चीज आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए और वो फॉर्मूला आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक भी सारे के सारे फॉर्मूला को अगर एक पेज पर नहीं लिखे हैं फिजिक्स के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आज आपको क्या करना है कि फिजिक्स पे सारे फॉर्मूलाज को एक पेज पर लिख लेना है और उनको बार बार, अगर आप जैसे पूरा दिन 24 घंटे होते हैं उसमें अगर आप थोड़ी थोड़ी एक घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में उन पेजेस को भी देखते हैं तो आपका डेफिनेटली वो आपका बन जाएगा वहां से। तो चलिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। एक 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की समान गतिज ऊर्जा के साथ में गति कर रहे हैं तो उनका संवेग का क्या अनुपात रहेगा। तो मतलब m1 इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 4 किलोग्राम गिवन है, और m2 इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 1 किलोग्राम आपको गिवन है। और इनकी एनर्जीज, दैट इज इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी E1 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी E2 है। तो E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर है। और साथ ही साथ में स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, साथ ही साथ में इसको इनका आपको संवेग का अनुपात, मतलब आपको P1 और P2 का रेशियो पूछा है। संवेग क्या होता है हमारा, P1 और P2 होता है, इनका रेशियो पूछा है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मींस संवेग क्या होता है, P बराबर कितना होता है हमारा, mv होता है। यह रिलेशन मेरे को पता है कि आपको डायरेक्ट पता होगा, लेकिन बिल्कुल एप आपको पीडीएफ पर मिल जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv² होता है। अगर मैं यहां पर इन दोनों तरफ m से मल्टीप्लाइड कर देता हूं और डिवाइड कर देता हूं, ये फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है। मैं अब जो लोग इस चीज से अननोन है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला आता है यहां से। देखिए अगर मैंने इसको m से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m² यहां पर बना लेगा, m² v² अपॉन m, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी बना लेगी ये, 1/2 इंटू m, m² v² क्या बना लेगा, p² यहां से बना लेगा, ये p² बना लेगा। तो यहां से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है, इस वाली चीज से हमारा एक रिलेशन निकल के आ रहा है, दैट इज p² इक्वल टू ये 2em, 2 इंटू e इंटू m। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनकी एनर्जीज कैसी है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनकी एनर्जी इक्वल है, मतलब एनर्जी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। सोनल बिल्कुल गुड इवनिंग, स्वागत है आपका सोनल। ये हमारा E हमारा कांस्टेंट है क्योंकि समान दिया हुआ है, और 2 भी हमारा कांस्टेंट है। तो यहां से हम लिख सकते हैं p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, द्रव्यमान के समानुपाती रहता है संवेग का स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m।
इस चीज को आपको याद रखना है, डायरेक्टली इस रिलेशन को याद रखना है कि ये रिलेशन हमारा कैसे आता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m रहता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं हम यहां से, तो P1 अपॉन P2 का रेशियो, क्योंकि अभी हमने देखा है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m होता है। तो P1 अपॉन P2 कितना बना लेगा, अंडर रूट m1 अपॉन m2 बना लेगा। और पुट करता हूं मैं वैल्यूज को, तो m1 का वैल्यू कितना है, 4 गिवन है, और m2 का वैल्यू 1 गिवन है। तो यहां से आपका 2:1, दैट इज P1 अपॉन P2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारे यहां पे आंसर रहने वाला है। तो गणेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है गणेश गुप्ता आपका। विशाल चौधरी स्वागत है। सर आप पीडीएफ भेज सकते हैं क्या फॉर्मूला की? तो बिल्कुल आपको जो एपेक्स की जो बुक मिली हुई है, एपेक्स का जो हमारा ऐप है उस पर भी नोट्स मिल जाएंगे आपको। और जो एपेक्स की जो अगर आप कोचिंग में अगर आप विजिट कर रहे हो, एक बार सेंटर पे विजिट कर लीजिए, आपको वहां से पूरा का पूरा मटेरियल जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए वो सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, जितने भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब के साथ में आपको ये शेयर करना है कि मीन्स एपेक्स क्लासेस जो 24 जुलाई को आपका एग्जाम हो रहा है, मीन्स वायुसेना के लिए जो आपका अग्निवीर का जो एग्जाम हो रहा है, उसके लिए 24 जुलाई को जो आपका एग्जाम हो रहा है, इसके लिए आपका एपेक्स क्लासेस पर कुछ मॉडल टेस्ट पेपर डाले गए हैं। 15 मॉडल टेस्ट पेपर डाले गए हैं, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के जो 15-15 क्वेश्चन है, वो मतलब जो 15 मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं एक्स ग्रुप में। तो ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो यहां पर ये 24 लगातार यूट्यूब पर आपकी फ्री कक्षाएं चल रही है। ये क्वेश्चंस आपके डिफरेंट रहेंगे, और जो मोबाइल ऐप पर जो आपके जो टेस्ट पेपर है वो डिफरेंट है। रोजाना शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक आपकी नियमित कक्षाएं चल रही है। 4 बजे आपकी जीके की क्लास चलती है, 5 बजे आपका मैथ्स की क्लास रहती है, 6 बजे आपकी फिजिक्स की रहती है। तो आज थोड़ा सा टाइम शेड्यूल चेंज हो चुका है कि मीन्स आज पहले फिजिक्स की क्लास हो चुकी है और इसके बाद में आपकी इंग्लिश की रहती है। तो सारी की सारी कक्षाएं आपकी रोजाना ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। और उसके अलावा अगर आप एनडीए, नेवी, एयरफोर्स इनकी तैयारी करना चाहते हो, अगर ऑफलाइन अगर विषय विशेषज्ञों की टीम के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो गोपालपुरा बाईपास और जोधपुर दोनों जगह हमारा सेंटर पे आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है एपेक्स डिफेंस एकेडमी की। अगर आप जोधपुर में आपका हॉस्टल और कोचिंग दोनों प्लस कॉलेज दोनों सारी की सारी फैसिलिटीज है, तो आप इंस्टीट्यूट पर या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भी आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द एनर्जी ई ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड ई इज प्लांक कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। यदि किसी फोटोन की ऊर्जा E h न्यू के बराबर है, जहां न्यू क्या हमारी आवृत्ति, h क्या हमारा प्लांक नियतांक है, तो प्लांक नियतांक की विमाएं क्या रहने वाली है, प्लांक नियतांक की विमाएं क्या रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट, आप पूछ रहे हो कि यहां पर अगर हम प्रपोजनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, तो यहां पर ये जो कांस्टेंट आने वाले हैं 2 वगैरह ये, और इसको इन कांस्टेंट को इस तरीके से बनाना है कि ये क्या बन जाए, हमारा यूनिट आ जाता है, एक एकांक यहां पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हमने जनरल जो भी क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया कि ये 2 कांस्टेंट है, तो जो भी दूसरा आएगा वो कांस्टेंट के प्रपोजनल से ही ये बना है एक। या फिर आप इसको मान सकते हो कि अगर मैं प्रपोजनल साइन को हटाऊंगा तो ये P1 अपॉन P2, यहां पर अगर प्रपोजनल साइन को हटाऊंगा तो K कांस्टेंट आएगा, K अपॉन M1, तो सेम ही यहां पर प्रपोजनल कांस्टेंट आने वाला है M2, तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर एक प्रपोजनल कांस्टेंट आप ला सकते हो K, तो वो K का वैल्यू हमें इस तरीके से लेना है कि वो क्या बना ले, यूनिट बना ले, एकांक बना ले, उसको इस तरीके से हमें अरेंज करना है। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दिया है गणेश गुप्ता ने, बहुत ही फास्ट और फॉरवर्ड, सबसे पहले गणेश गुप्ता ने आंसर दिया है सी। तो देखते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं कि एनर्जी हमें कितनी गिवन है, E बराबर h
न्यू। यहां पर आपको प्लांक नियतांक की विमाएं पूछी गई है, प्लांक कांस्टेंट की क्या पूछी है, यूनिट पूछी है। तो यहां से h बराबर कितना आ जाएगा, E अपॉन न्यू। हमें पता है कि जो हमारी एनर्जी रहती है, जो हमारी एनर्जी रहती है उसका हमारा यूनिट क्या रहता है, उसका यूनिट क्या रहेगा, हमारा एनर्जी की यूनिट क्या रहने वाली है, m1 L2 T-2 और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होता है। यहां से मैं लिखना चाहूंगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, 1/t। अगर मैं यहां पर 1/t लिखता हूं तो ये ऊपर जाके क्या बना लेगा, ये 1/t ऊपर जाके t+1 बना लेगा। तो म्यू बराबर यहां पर क्या होने वाला है, m1 L2 T-2 और ये जाके ऊपर जाके t+1। जब भी आधार समान है तो घातें हमेशा जुड़ती है, तो -2 और +1 कितना बना लेगा, ये m1 L2 T-1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल विशाल, थैंक्स आपको भी। अगर आपने क्वेश्चंस पूछा है और मैंने बताया तो वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से है, सरफेस टेंशन से है। जो हमारी सरफेस, जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला गया है, when the temperature of liquid is increased then the surface tension of the liquid will be। क्या हमारा यहां पर सरफेस टेंशन का ये रहने वाला है। स्टूडेंट, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने वाला हूं। अभी जो हमारे जो ये 2-3 मॉडल टेस्ट पेपर आ रहे हैं, हो सकता है कि आप बोलोगे कि यार ये सर बहुत ही इजी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही, तो ये मान के चलिए ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही आसान से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा वहां पर टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये आपका एक टाइप से स्क्रीनिंग टेस्ट है और 20 मिनट के लिए आपका विंडो ओपन होने वाला है, जिसके अंदर 48 सेकंड आपका एक क्वेश्चन के लिए होगा। तो कमेंट कीजिए कि इस वाले का क्या आंसर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आने वाला है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट, बिल्कुल, जब भी हमारा द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, कि मिस द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को क्या करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है। अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या करता है, घटता है। मतलब उसका जो एरिया को कम करने की टेंडेंसी वो क्या करेगी, कम होगी, मतलब वो एरिया को बड़ा करेगा। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होता जाता है, हमारा कम होता जाता है। तो हम यहां से लिखने वाले हैं कि तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मान घटता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ तनाव का मान क्या करेगा, घटेगा। क्वेश्चन आपका आता है स्टूडेंट कि पृष्ठ तनाव का मान घटता है, पृष्ठ तनाव का मान घटता है। ऑप्शन आता है आपका, क्वेश्चन आता है कि गर्म सूप हमें स्वादिष्ट महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, कि गर्म सूप क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है, उसमें सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को कम से कम करना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन है उसका घटता है, मतलब उसका एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो मतलब वो जीभ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्वाद कलिका ऊपर जा पाएगा, इसलिए वो हमें टेस्टी लगता है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन इसमें राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तापमान बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या करेगा, घटेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स में क्या बोला गया है, बिल्कुल, तो ये जो गणेश गुप्ता ने आंसर दिया है डी, बिल्कुल वो आपका गलत हुआ, कोई बात नहीं स्टूडेंट, यहां गलत हो गया वो चलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव मार्किंग है। यहां तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस के लिए ही है, लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों के बारे में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकस में रखा गया है। द इमेज विल बी, क्या इमेज का नेचर होने वाला है। तो स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूं इसको अच्छे से। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखा गया है तो छवि हमारी किस प्रकार की होगी, किस प्रकार का होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। क्वेश्चन में बोला गया कॉनकेव मिरर, मतलब क्या बोला गया है, मिरर बोला गया है, तो मिरर हम ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर मतलब
अवतल दर्पण के बारे में बोला गया है। ये यहां से इसका प्रकाश, ये आपका यहां से पोल रहेगा, यहां पर ये एक फोकस रहने वाला है, यहां पर इसका वक्रता केंद्र रहने वाला है, और कोई वस्तु यहां पर अनंत पर है। तो आपसे क्या बोला गया है कि ये वस्तु फोकस पर रखी गई है। तो हमें पता है कि जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से समानांतर आती है, मैं दूसरे कलर से बता देता हूं आपको कि जब भी कोई वस्तु मुख्य अक्ष के, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? वो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी, कुछ इस प्रकार से परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कोई आपकी किरण अगर वक्रता केंद्र से इस प्रकार से निकलती है तो परावर्तन के पश्चात वो पुनः वक्रता केंद्र पर ही आएगी, कुछ इस तरीके से। ये इनफाइनाइट पर जाकर कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएगी। तो अगर मैं इसके नेचर के बारे में बात करता हूं तो किस प्रकार का इसका नेचर है, अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं कि इमेज हमारी कैसी बनने वाली है, तो इमेज हमारी रियल परावर्तन के पश्चात बिल्कुल रियल किरणों से मिलकर बनी है, वास्तविक किरणों से मिलकर बनी है, रियल रेस से मिलकर बनी है। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा रहेगा? वास्तविक रहने वाला है, प्रतिबिंब हमारा रियल रहने वाला है। देखने से ही पता पड़ रहा है कि प्रतिबिंब पहले हमारा बिंब वस्तु ऐसी थी और अभी प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा आ चुका है, मतलब ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब बनेगा मतलब इन्वर्टेड बनेगा। बात करते कहां पर बनेगा? इनफाइनाइट लोकेशन पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत दूरी पर। अनंत दूरी पर मतलब एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पे बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, एनलार्ज, मतलब बड़ा बनने वाला है, एनलार्ज, या फिर इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, डिमिनिस्ड या फिर मैग्नीफाइड। तो यहां पर आएगा आपका मैग्नीफाइड, मतलब बड़ा, बड़ा होकर बनेगा ये। तो ये यहां से राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज एट इंफिनिटी। बिल्कुल स्टूडेंट, वाई ग्रुप के लिए भी कक्षाएं चल रही है। वाई ग्रुप में आपका जो भी सब्जेक्ट आता है, ये जो आपका इंग्लिश वगैरह, जीके वगैरह ही आती है। जीके की क्लास 4 से 5 हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और कल आपको 4 से 5 बिल्कुल जो सुरेंद्र सर है वो आपका डेफिनेट पूरा का पूरा क्लास ले रहे हैं जीके के लिए। और इंग्लिश की क्लास अभी थोड़ी देर बाद में चलने वाली है वाई ग्रुप के लिए। इंग्लिश की क्लास अभी थोड़ी देर बाद में 5 से, जैसे 5 से 6 फिजिक्स है तो 6 से 7 आपकी इंग्लिश की क्लास चलने वाली है। इसी में स्टूडेंट मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर वक्रता केंद्र पर अगर हमारी वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 1 kilogram. Recoil velocity of pistol is 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में दागा जाता है। तो पिस्तौल के पीछे हटने का वेग कितना होगा? तो स्टूडेंट ये ऐसे क्वेश्चन हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखे हैं। तो किस प्रकार से होगा कि आपको मास ऑफ बुलेट मतलब बंदूक की गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। इसी प्रकार से एक गोली 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिस्तौल के मतलब गन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो मैं इसको mg लिख लेता हूं गन का। तो 1 किलोग्राम दिया हुआ है तो उसको मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूं। इसी तरीके से कि 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है। तो कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको दागा गया है? मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको कितना गिवन है? 150 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया है कि जो आपकी बंदूक है वो पीछे की तरफ कितने वेग से हटेगी। तो मींस वेलोसिटी ऑफ गन पूछा गया है। वेलोसिटी ऑफ गन पूछा गया है। तो ये सारा का सारा हमारा गिवन डाटा था।
बिल्कुल धर्मेंद्र सोनी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट यहां पर संवेग संरक्षण के नियम से, तो क्या बनने वाला है? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा? दोनों निकायों का हमारा संवेग क्या रहने वाला है? समान रहने वाला है। तो मींस संवेग क्या होता है हमारा? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। अगर मैं बात करता हूं यहां पे बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी, तो इस निकाय में दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा? हमारा गन का है। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन हम यहां रखने वाले हैं। तो मास ऑफ बुलेट हमें कितना गिवन है? मास ऑफ बुलेट हमें 200 ग्राम गिवन है। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर देता हूं यहां से। मास ऑफ बुलेट हमें 200 ग्राम गिवन है और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें कितनी गिवन है? 150 गिवन है। तो यहां से मैं 150 पुट करता हूं। मास ऑफ गन हमें कितना गिवन है? 1000 गिवन है, 1000 ग्राम गिवन है। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जितने भी डाटाज रहते हैं, इन डाटा को आपको क्या करना है? सेम यूनिट में रखना है। अगर यहां पर इसको किलोग्राम में दिया हुआ है तो हमने किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में कन्वर्ट किया है, क्योंकि कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ग्राम, सॉरी ये वेलोसिटी ऑफ गन पूछी गई है। सॉल्व करते हैं यहां से स्टूडेंट, तो क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल आउट होने वाली है? तो ये 0 से 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे फाइनल आपका वेलोसिटी ऑफ गन 15 कम 15, 15 दू 30, 30 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर, राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। बिल्कुल सोनू गुजर का आंसर आया है, धर्मेंद्र सोनी का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और आपको इसी तरीके से कंटिन्यूअस जितने भी आपका पेपर वगैरह होते हैं 4 से लेकर 8 बजे तक जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, इन सबको आपको देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। वापस स्टूडेंट ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सर्किट थ्योरी पे हमारे को दिया गया है। क्या बोला गया है? कंसीडर, क्या बोला गया है? कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। निम्नलिखित परिपथ पर विचार करें और तुल्य प्रतिरोध के बारे में ज्ञात करना है कि क्या हमारा तुल्य प्रतिरोध है। तो मैं टेक्निकल टीम से जानना चाहूंगा कि क्या क्वेश्चन हमारा जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, वो स्टूडेंट को विजुअल है? बिल्कुल टेक्निकल टीम ने ओके बोल दिया है कि ये क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है। अगर आपको डाटा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार डाटा यहां पर मेंशन कर देता हूं, क्या क्या चीजें यहां पर दी हुई है। तो स्टूडेंट यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस हमारे समांतर क्रम में दिए हुए हैं और इन समांतर क्रम के सीरीज में, मतलब एक श्रेणी क्रम में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहां से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध का मान 2 ओम दिया हुआ है, इस वाले प्रतिरोध का मान 4 ओम दिया हुआ है और इस वाले प्रतिरोध का मान 6 ओम दिया हुआ है और यहां पर 8 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो यहां से इस सर्किट का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ये तीनों के तीनों प्रतिरोध किस में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो अगर मैं इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेता हूं, इस वाले सेक्शन का R डैश मान लेता हूं, तो यहां से हमारा R डैश कितना आने वाला है? तो 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम हमारा 12 आएगा, दैट इज 6 प्लस 3 प्लस, तो 1/R डैश कितना आने वाला है? 6 5 ये 11/12। तो यहां से इस सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का हमारा प्रतिरोध क्या आने वाला है? इस वाले सेक्शन का हमारा जो प्रतिरोध आने वाला है वो क्या आने वाला है? वो प्रतिरोध आने वाला है हमारा, इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि R डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12/11 हमारा इसका आंसर आने वाला है। तो यहां से ये 12/11 ओम और इसके आगे एक दूसरा प्रतिरोध हमारा लगा हुआ है, एक दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है 8 ओम का हमारा यहां से प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी किस किस का आ रहा है। यहां से हमारा एक 8 ओम का प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है। तो अब इन तीनों को हमें क्या करना है? एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूं। ये सारे के सारे प्रतिरोध 2 4 ये 12 लगे हुए हैं और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/R डैश का वैल्यू 11/12 आ रहा है। तो R डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12/11। तो यहां से ये 8 ओम का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सोनू गुजर का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल हम देखते हैं। तो 12/11 प्लस 8 ये कैसे है? सीरीज में है। तो तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हमारा कितना आने वाला है? 12/11 प्लस 8, एलसीएम लेते हैं तो 11, तो यहां से 12 प्लस 88 आने वाला है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो 12 88 प्लस 2 90 बनाएगा, तो 100/11। तो R इक्वलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 100/11। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर 100 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 9 बार 99 1/11 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। बिल्कुल, जिन्होंने भी आंसर दिया है, विशाल चौधरी ने ऑप्शन नंबर बी दिया है। देखो छोटा सा सिली मिस्टेक है, 8/11 आपने क्या किया, इसको 11/12 को ही 1/r' कर दिया, लेकिन यहां पर इसको उल्टा करना है। r' का मान कितना आएगा 12/11 आने वाला है। विशाल चौधरी ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। तो ये स्टूडेंट हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। अभी थोड़ी देर बाद में स्टूडेंट आपकी इंग्लिश की क्लास होने वाली है, थोड़ा सा आपका ब्रेक है, उसके बाद में इंग्लिश की क्लास रन होने वाली है। तो बने रहिए एपेक्स के साथ में। एपेक्स आपके लिए, एपेक्स बिल्कुल आपके निरंतर प्रयासरत है। आपकी जितने भी क्वेरीज है, जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपने अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ की जो टीम है, एपेक्स टीम है, वो बिल्कुल तत्पर है। जिस भी आपको क्वेश्चंस को, कोई भी आपको डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।